नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम लोग देश की अर्थव्यवस्था और एग्रीकल्चर से खासकर जो रिलेटेड है, कृषि से संबंधित जानकारी डिस्कस करेंगे कि कृषि का क्या हुआ पिछले 8 या 10 सालों में जब से मोदी जी की सरकार आई है। उससे पहले भी और भी सरकारें रहीं, कृषि के संबंधित जानकारी और उसका जीडीपी में क्या शेयर है और देश में कृषि कितने लोगों को एम्प्लॉय करती है एज फार्म लेबरर भी और कल्टीवेटर भी। तो जो हमारे किसान हैं या किसान भाई हैं या बटाईदार किसान हैं या मजदूर भाई हैं, उनकी क्या हालत है इस समय इस देश में। और जो ये किसान आंदोलन अभी खत्म हुआ पिछले साल, तो उस किसान आंदोलन का क्या व्यापक असर रहा इस सरकार पर और किस सरकार की नीतियों में क्या बदलाव की ज़रूरत है कि देश की प्रगति जो है वो विकासशील हो और तेजी से हो। तो पहले तो एक हम ये डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसआईटी अपॉइंट की गई थी, एक इंक्वायरी, एक कमेटी बैठाई गई थी और वो सरकार के द्वारा 3 मेंबर, उसमें 4 मेंबर दिए गए थे। भूपिंदर सिंह मान जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था उस कमेटी से। तो अशोक गुलाटी और अनिल गनावत और एक जोशी जी जो थे वो उस मेंबर में पैनल में थे, क्योंकि ये कमेटी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त की थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या इन 3 काले कानूनों की ज़रूरत है इस देश में इन किसानों के लिए, तो उसके बारे में रिपोर्ट मांगी गई थी। हालांकि ये रिकमेंडेशन जो थी तीनों मेंबर्स की सरकार द्वारा की गई थी, तो इसलिए ये बड़ा क्लियर था कि सरकार ने ही ये कमेटी बनवाई। और उस कमेटी में जो 3 मेंबर थे, जैसे मैंने आपको बताया, अनिल गनावत, जोशी जी और गुलाटी जी, वो पहले से ही तीनों कानूनों के पक्ष में थे। तो जब ये रिपोर्ट सबमिट हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया, क्योंकि सरकार की वार्ता जो थी, 11 दौर की वार्ता किसानों के साथ विफल हो गई थी। जनवरी 22 में लास्ट वार्ता हुई थी 2021 में, उसके बाद कोई वार्ता नहीं हुई और उसके बाद एकदम से नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए और पार्लियामेंट में उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और गोवा में इलेक्शन होने थे। तो उन इलेक्शंस करके शायद उन पे प्रेशर पड़ा, उन्होंने देखा कि पब्लिक जो ओपिनियन है वो उन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ है, तो उन्होंने कहा कि मैं इन तीनों कानूनों को समझा नहीं पाया इसलिए वापस लेता हूँ। और उसके बाद उन्होंने एमएसपी पे 11 मार्च को कमेटी बनाने की भी बात की थी कि इलेक्शन जिस दिन खत्म हो जाएंगे 10 मार्च को, 11 मार्च को मैं कमेटी बना दूंगा। पर 11 मार्च को वो कमेटी बनी नहीं, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में जिस तरह आपने देखा बीजेपी की सरकार बनी। तो उसके बाद एमएसपी पे कमेटी के बारे में बात करने के लिए सरकार अभी चुप है और कुछ उसके बारे में बोल नहीं रही है। तो देश के किसानों को ये लगा कि कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हुआ, कि 3 काले कानून तो वापस ले लिए गए और उसके बाद जो है वो एमएसपी पे और बाकी मुद्दों पे जो सरकार ने वादा किया था केसेस वापस लेने के, और जो शहीद हुए किसान 750 750 उनकी कॉम्पनसेशन के लिए जो बात की गई थी, इसकी स्टेट से कॉम्पनसेशन मिलेगी 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए पंजाब की तर्ज पर या और किसी तर्ज पर, और उनको उनके उनके परिवारजनों को एक एक नौकरी दी जाएगी। तो उसके बारे में सरकार अभी तक चुप है, कोई बातचीत नहीं हो रही है उस बारे में। तो किसान फिर से, यूनियंस जो हैं फिर से आपस में सलाह मशवरा करके एक देशव्यापी एमएसपी पे आंदोलन खड़ा करने की बातचीत इस तरह पे कर रही हैं। तो ये नौबत क्यों आई और ये किस वजह से हो रहा है, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर जैसे 2021 में जो एग्रीकल्चर का शेयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारी जीडीपी है, हमारी जीडीपी की ग्रोथ अगर हम डिस्कस करें तो 2.5 मिलियन ट्रिलियन डॉलर थी, 2.5 ट्रिलियन डॉलर थी जब सरकार मोदी जी की आई। तो 2.5 से वो 2.1 हुई और आज की डेट में वो 2.7 ट्रिलियन डॉलर है। इसका मतलब ये है कि ग्रोथ जो है वो बहुत कम हुई है पिछले 8 सालों में। जबकि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 180 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है सीधे सीधे लाके 2.5 ट्रिलियन डॉलर पे खड़ी कर दी थी। ग्रोथ लेवल अच्छा था, 8-8.5% पे जीडीपी ग्रो कर रही थी और लास्ट के 2 सालों में तो 9% पे करी। पर एवरेज ग्रोथ अब अगर देखी जाए तो 6 से 7% ही आकी जा सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के काल में जो जीडीपी की ग्रोथ है वो कम हुई है। और इसमें एनुअल ग्रोथ जो अगर आप कहें तो जो पहले 7, 7.5, 7 से 8% पे ग्रो कर रही थी अब वो 4% पे आ गई है।
3.5 से 4% पे ग्रो कर रही है। तो काफी उससे बाकी इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग को, एग्रीकल्चर को काफी नुकसान है। जबकि आपने देखा कोरोना काल में जब जीडीपी -8.8% पहुंच गई थी, तो खाली एग्रीकल्चर ही जो था, जो 3.6% पे ग्रो कर रहा था, उसने इकोनॉमी को संभाला। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो कृषि है वो पलायन के बाद भी और उससे पहले भी मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कृषि ही देती है। 55% वर्कफोर्स हमारी जो एम्प्लॉयड है वो कृषि या कृषि संबंधित एक्टिविटी से है। तो एक काफी बड़ी मात्रा, उस पर भी हम आएंगे, डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकार ने जिस तरीके से कानून, तीनों काले कानूनों में कहा कि हम फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, लैंड होल्डिंग इंक्रीज करेंगे ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल रियलाइज हो, पर वो पहले एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। एफपीओ ऐसा नहीं पहले नहीं बनी है, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स पहले नहीं लिखे गए हैं। उसमें कोई फायदा छोटे किसानों को और मझले किसानों को या बटाईदार किसानों को नहीं मिला। ये ग्राफ 1 देखिए। इस ग्राफ 1 में एक अशोक दलवाई कमेटी बनी थी जो 2017 में, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि फार्मर इनकम जो है 2022-23 में डबल होने के लिए कम से कम 6,39,00,000 करोड़ रुपए की प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। पर जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन अगर आप देखें, तो इसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है जो हल्के नीले रंग में आ रही है, वो 8.5% से कम होकर 6%, 6.25% ही रह गई है। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है, जो पहले 4.5-5% पे थी, वो वहीं पे टिकी हुई है, 5.5% की है। और टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी जमाने में, मतलब 2012 में अगर 9% पे थी, तो वो 9% से अब जाके 6% पे आ गई है। तो रियल इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हुई है, जिसके बारे में मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, आप ग्राफ 2 में देखिए। ग्राफ 2 में एग्रीकल्चर जो लेबर है, जो एग्रीकल्चर वर्कफोर्स का टोटल पार्ट है, अगर आप देखिएगा कि सन 1951 में अगर 69 लाख किसान अगर जमीन जिनके पास थी, और उनकी लेबर कम होकर जो है, वो लेबर जो थी वो 27 मिलियन के करीब थी। वो अब अगर आप आगे आके देखिए, तो जो एक्चुअल किसान है जिनके पास जमीनें हैं, वो सिर्फ 11 करोड़ 80 लाख रह गए हैं। जबकि 14 करोड़ 43 लाख लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर लेबर से संबंधित हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लेबर जिनके पास जमीनें नहीं हैं उनकी संख्या बड़ी है, और जिनके पास जमीनें हैं उनकी जमीनों का बंटवारा हुआ और उसकी जमीनें कम हुई हैं। 55% जो है वर्कफोर्स जो है वो बगैर जमीन के काम करती है, जैसे मैंने आपको बताया, 14 करोड़ 43 लाख लोग। और 45% जो थे पहले, 1 करोड़ 80 लाख, 11 करोड़ 88 लाख से बढ़कर ये फिगर जो है 14 करोड़ 43 लाख पहुंच गई है। इसमें जो है बटाईदार किसान भी हैं ऐसे, जो और जो ठेके पे भी जमीन लेकर या ठेके की जमीन का किराया देकर अपना जीवन यापन करते हैं। उनका नंबर इसमें जो है वो ओनर्स में नहीं लिया गया, क्योंकि जिनकी फर्दे कटती हैं वही ओनर माने जाते हैं। तो इसमें थोड़ी संख्या वो भी है जो बटाईदार किसान हैं, जो ठेके पे जमीन लेके या किराए पे जमीन लेके अपना काम करते हैं, पर उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। जो सीड्स का बेनिफिट है, सब्सिडी है, पेस्टिसाइड्स है, फार्म मशीनरी है, इरिगेशन है, इसका जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट सरकार उन्हीं को देती है जिनके नाम फर्दे होती हैं, जमीनें होती हैं। जो जिनके नाम जमीनें होती हैं उनको इस चीज का बेनिफिट नहीं मिलता है। तीसरा ग्राफ देखिए, ग्राफ 3। नेशनल लेवल पे अगर आप देखें, तो एग्रीकल्चर साइज जो मैंने आपको जैसे बताया कि लैंड होल्डिंग जो है पहले 2.28 हेक्टेयर थी 1970-71 में, वो घट के 1.08 हेक्टेयर, मतलब कि 2.5 एकड़ से थोड़ा ऊपर 2015-16 में हुई। और इसमें जो छोटे किसान हैं उनके पास 2.5 एकड़ से कम है या 2 एकड़ से कम है, उनका जो संख्या है वो 85% तक पहुंच गई है। 85% किसान ऐसे हैं जो जमीन जिनके पास है, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने किसान हैं जिन पे जमीन है, कल्टीवेटर हैं, उन किसानों में भी 85% किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन जो है वो 2.5 एकड़ से नीचे है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैंड पूलिंग से कोई फायदा ऐसा कोई जमीन पे मिला नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो लॉ आया था उसको अगर वापस भी ले लिया सरकार ने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉलिसी जो है लोगों से डिस्कस करके, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो यूनियंस हैं,
चाहे वो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं या साइंटिस्ट हैं, सरकार को चाहिए कि उनको साथ बैठाकर और एक तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से उनसे वार्ता करे, बात करे और कृषि की पॉलिसी बनाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगातार कम होती जा रही। जीडीपी का शेयर जो एग्रीकल्चर का एक जमाने में 25 से 30% था, वो घट के सिर्फ 15% रह गया। और इनफैक्ट पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखें तो 15% से भी वो नीचे 10 और 15% के बीच में है। अब आप ये ग्राफ 4 देखिए। ग्राफ 4 में अगर आप देखें तो जो ये शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स हैं, उनकी संख्या 50% से 75% हो गई है, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो लोन्स हैं, उनकी संख्या 50% से घट के 30% रह गई। इसका मतलब ये है कि क्रेडिट आउटफ्लो जो एग्रीकल्चर का है, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए है, इमीडिएट क्रॉपिंग नीड्स के लिए है, और इसीलिए उसमें डिफॉल्ट रेट ज्यादा है। अगर वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल की जाए और उसको लॉन्ग टर्म तरीके से किया जाए, उसमें फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो, उसमें प्लांट्स, मशीनरी, फार्म इक्विपमेंट्स के इन्वेस्टमेंट के लिए हो, जिसका रिजल्ट जो है अगले 6 से 7 सालों में आए, अगर वो पैसा उस तरफ लगेगा तो शॉर्ट टर्म जो क्रॉप नीड्स हैं वो तो किसानों की है ही हैं, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही किसानी या एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो सकता है। तो इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। उसके बाद ग्राफ 5 आप देखिए। जिस तरीके से सरकार कहती है कि हम 23 फसलों पर एमएसपी देंगे, पर अभी तक उसका ग्राउंड पे जो है कोई रिजल्ट नजर नहीं आया है। एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट 85% जो है वो धान पे और गेहूं पे है। अगर आप देखें 2001 में प्रोक्योरमेंट मेट्रिक टन में जो थी वो करीब 30 से 35% थी। 2005 में ये प्रोक्योरमेंट 40% से बढ़ के हुई, 2009 में ये 50% पे गई, और 2021 में प्रोक्योरमेंट थोड़ी कम हुई क्योंकि कोरोना काल था। 2019 का अगर आप देखें तो 80 से 85 प्रोक्योरमेंट जो है 85% प्रोक्योरमेंट एमएसपी पे जो है वो खाली धान पे और गेहूं पे है। इसीलिए किसान आंदोलन में आपने देखा कि ज्यादा जो योगदान था या ज्यादा लोग जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे वो पंजाब हरियाणा के थे, क्योंकि एमएसपी पे गेहूं और धान की खेती ज्यादा वही करते हैं और प्रोक्योरमेंट भी सबसे ज्यादा जो है वो पंजाब और हरियाणा में है। इसीलिए जब ये 3 कृषि कानून आए और उन्होंने मंडियों को खत्म करने के लिए और एपीएमसी मंडियों को खत्म करने के लिए जब ये किया, तो ये सब लोग जो है दिल्ली आके इन्होंने प्रोटेस्ट किया और कहा कि एमएसपी पर अगर प्रोक्योरमेंट नहीं देंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो इस वजह से अगर आप देखें तो मैक्सिमम प्रोडक्शन उसी की है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट एमएसपी पे, अगर एमएसपी बाकी 23 क्रॉप्स पे मिलेगी और इफेक्टिव मिलेगी तो लोग बाजरा, जौ और सरसों और बाकी चीजों की भी करेंगे। अभी आपने देखा यूक्रेन वॉर के चक्कर में जो है, यूक्रेन वॉर की वजह से, कि यूक्रेन वॉर को भी वीट बॉल कहा जाता है वर्ल्ड का, तो जो गेहूं के रेट हैं अगर हम 2000 या 2100 रुपए यहाँ पे दे रहे हैं एमएसपी पे, किसान को तो 1900-1950 ही मिलता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका रेट 2700-2800 रुपए कुंटल हो गया, अपना टन हो गया है। तो सरकार को चाहिए कि एक्सपोर्ट भी खोले। जब टाइम आता है एक्सपोर्ट खोलने का तो खोलती नहीं है, उल्टा इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस पहले लगा देती है। प्याज में आपने देखा पिछले साल 2 साल पहले, जबकि इतना अलार्मिंग नहीं भी था, तब भी उन्होंने प्याज पे जो है वो एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी, और जो प्राइस बेनिफिट किसान को मिलना चाहिए वो प्राइस बेनिफिट उसको नहीं मिलता, उसकी फसल खराब हो जाती है। उसके बाद अगला ग्राफ देखिए आप, जैसे एक्सपोर्ट से रिलेटेड मैंने बात की आपसे, जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ है वो सन 2011 में अगर आप देखें, 2011 में एक्सपोर्ट जो थी, ग्रोथ इन एक्सपोर्ट जो था वो 25% के करीब था, जिसमें परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर का 10% था। वो परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट घटते 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 जब इकोनॉमी कोरोना काल में -8.8% पे गई, तब भी कृषि का जो एक्सपोर्ट का अनुपात था वो 8.2% ही था। हालांकि सरकार ये कहती है कि एक्सपोर्ट जो है उन्होंने 31.16 यूएसडी बिलियन से बढ़ा के 38.6 यूएसडी बिलियन कर दिया है अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 में, और एस्टिमेटेड एक्सपोर्ट जो है वो सरकार का कहना है कि 43 बिलियन डॉलर मार्च 2022 तक हो जाएगा, जो कि 40% इंक्रीज है। ये फिगर्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, एपीडी ने दी हैं। एक्सपोर्ट अगर बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी उसी अनुपात से बढ़नी चाहिए, और अगर एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर अगर सपोर्ट कर रही है एक्सपोर्ट को, और अगर आप देखिए कि हमारा स्टील का एक्सपोर्ट है या प्लास्टिक का एक्सपोर्ट है और चीज़ों का जो हम निर्यात करते हैं, उसमें एग्रीकल्चर की मात्रा काफ़ी अच्छी मात्रा है, और वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है। देश की 85% वर्कफोर्स को, 60% वर्कफोर्स को, लेबर फोर्स को एम्प्लॉय करती है, और देश के 70% वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करती है। अगर आप फार्मर्स और लेबरर्स दोनों को मिला दें, 20 करोड़ लोग
जैसे कि मैंने आपको बताया, और 20 करोड़ परिवार और 50 करोड़ लोग खेती या खेती से संबंधित चीजों से अपना जीवन यापन करते हैं। और अगर सरकार इसमें 7-8 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देगी तो उसका बेनिफिट ऑल प्रकार से मिलेगा। परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी और इसी और इससे देश का भी विकास होगा। इस बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद एक ग्राफ, ये ग्राफ 7 देखिए। ग्राफ 7 में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी 2016 में, उसमें क्रॉप इंश्योरेंस में किस तरीके से 2017 से लेके 2019 की क्रॉप्स का किस तरीके से फार्मर्स इंश्योर हुए हैं वो आप देखिएगा। तो 19 और 20 में गिरावट आई और उसके बाद ये आप देखिएगा कि किस तरीके से फार्मर्स क्रॉप इंश्योरेंस, जिसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अंतर्गत किसानों से 1.5 से 5% प्रीमियम लिया गया उनके जनधन अकाउंट से, और उनको बाकी पैसा जो था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से आना था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हिस्से का शेयर दिया, पर स्टेट गवर्नमेंट किसी वजह से अपने शेयर नहीं भर पाई। जो मेरे पास आंकड़े निकल कर आए हैं वो ये कहते हैं कि जो प्रीमियम सब्सिडी थी स्टेट गवर्नमेंट्स की, उसमें 177 करोड़ रुपए 2018 में, 142.6 करोड़ रुपए 2019 में और 3994 करोड़ रुपए 2020-21 में ये प्रीमियम नहीं भरा गया, जिसकी वजह से इंश्योरेंस क्लेम किसानों को नहीं मिले। और इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को हुआ। उन्होंने प्रीमियम तो ले लिया पर क्लेम्स नहीं क्लियर किए, कोई ऑडिट भी नहीं हुआ और उसका कुछ ये भी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को फायदा क्यों नहीं पहुंचा। मान लीजिए मेरी फसल खराब हो जाती है और मेरे पे ऋण है, एक किसान के ऊपर 74,176 रुपए एवरेज ऋण एक किसान के ऊपर है। 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों पे ऋण है। सरकार 8,22,000 करोड़ रुपए का जो बैड डेट है उसको क्लियर कर देती है। 8,77,000 करोड़ का बैड बैंक कर देती है। मतलब 17,10,000 करोड़ का कर्जा तो सरकार माफ कर देती है कॉर्पोरेट्स का। पर अगर यही कर्जा जो है वो किसानों पर आता है तो उसके लिए उनकी फोटो लगाकर और उनको ये किया जाता है। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो गेहूं खरीद की सीजन का जो प्रावधान किया है, जो उन्होंने ऐड निकाला था, उसमें उन्होंने कहा कि 50% ऋण का पैसा पहले कटेगा खरीद के दाम में और बाकी पैसा दिया जाएगा। मतलब अगर पैसा नहीं ऋण से कंप्लीट होता 50% तो किसान को 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा और उसकी फसल भी तोड़ के रख ली जाएगी। तो ये काम सिर्फ किसानों के साथ ही क्यों हो रहा है, कॉर्पोरेट्स के साथ क्यों नहीं होता? इस बारे में ये चिंता का विषय है कि हर वक्त किसान को ही हर चीज के लिए जिम्मेदार क्यों माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर देश की जीडीपी 6-6.5% है, उसमें 3.6% शेयर जीडीपी का जो है वो किसानी और खेती से आता है। एक सरकार ने आंकड़ा जो एक्सपोर्ट का भी दिया, उसमें भी कहा कि इस साल 38.6 यूएसडी बिलियन से 43 बिलियन यूएसडी जो है मार्च 2022 तक 40% का इजाफा होगा एक्सपोर्ट में। अगर इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में हो, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि पहली रिपोर्ट में कि अगर किसानों की आय दुगनी करनी थी 2022 तक तो 6,96,000 करोड़ रुपए 6,96,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर से आना चाहिए था। और अगर ये आय दोबारा से दुगनी करनी है, क्योंकि अभी दुगनी तो हुई नहीं 2022 में, अब सरकार भी नई आ गई है योगी जी की, तो 2.0 योगी गवर्नमेंट में ये ध्यान देना चाहिए कि अगर किसानों की आय दुगनी करनी है और स्टेट की जो आपने गवर्नमेंट बनाई है उसका जो आपने जीडीपी का टारगेट रखा है $1 ट्रिलियन और देश की इकोनॉमी का $5 ट्रिलियन, तो उसमें अगर 20 से 25% शेयर किसानी का होगा और किसान की आय उसी मात्रा में बढ़ेगी तो डिमांड साइड मार्केट अपने आप बढ़ जाएगी। मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री को उससे फायदा होगा और फुल कैपेसिटी पे वो काम कर पाएंगे, लेबर भी जनरेट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्लियर होगी और देश की प्रगति और विकास के प्रति हम बढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि इस टास्क फोर्स को बनाने के लिए आपको क्या कदम उठाने हैं। जो इंडिया की एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो करीब 20 साल पुरानी है, तो उसको रिवैम्प करना होगा। देश में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं किसानी से रिलेटेड, चाहे वो छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, किसान यूनियंस हो, कृषि विशेषज्ञ हो या एक्सपर्ट्स हो या इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हो, और गवर्नमेंट में जो भी कृषि से संबंधित और फाइनेंस से संबंधित, ऋण से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित लोग हैं, वो मिलकर बैठकर एक लोकतांत्रिक तरीके से उसका समाधान निकालें, एक नई पॉलिसी बनाएं जिसमें अंतर्गत अगले 5 सालों में या 10 सालों में
कृषि के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि 20 करोड़ परिवार यानी कि 50 करोड़ लोग कृषि से संबंधित हैं, मजदूरी से संबंधित हैं, तो उन लोगों को कैसे गरीबी रेखा से, बीपीएल लाइन से ऊपर लेके आएँ ताकि उनको फ्री राशन ना देना पड़े। और देश के विकास के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में सरकार को आने वाले समय में सोचना चाहिए। इसी बात को करते हुए मैं आपसे अब आज्ञा लेता हूँ। अगले शुक्रवार को फिर किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।